और चलिए आपका सीधा लिए चलते हैं बस्तर, जहां से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बस्तर के भीतर हैं। बस्तर में लगातार इन्होंने कल धुआंधार प्रचार किया, रात भी यहाँ पे गुजारी। हम भी बस्तर के भीतर लगातार घूम रहे हैं और बस्तर का नाम लेते ही नक्सलवादी दृष्टिकोण सामने आता है, यानी नक्सलिज्म समझ में आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नक्सलिज्म खत्म हो गया है? और ये भी कहा जाता है कि जो बस्तर जीतता है वही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाता है। मेरे पास सूबे के मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बस्तर में खुद मौजूद हैं। जगदलपुर का ये इलाका है। पहला सवाल, नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पे। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि 5 साल आपने काम किया, तमाम आपकी उपलब्धियां रही हैं, तमाम आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे आपने किए। इस बार सरकार आप बनाने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जनता 5 साल के लिए क्यों चुने आपको? इसलिए कि एक तो नक्सलवाद बहुत सीमित हो गया है। करीब 600 गांव नक्सलियों के जो प्रभाव से खाली हमने करा लिया। दूसरी बात यह है कि उन गांवों में पोलिंग बूथ लगे हैं सैकड़ों के तादाद में, जहां पहले वो पोलिंग बूथ सड़क किनारे कर दिया गया था। पंचायतों के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। अब बस्तर के दूरस्थ अंचलों में भी सड़कें पहुंच चुकी है, पुल पुलिया बन गए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि लोगों के जो रोजगार के अवसर, किसानों के ऋण माफी हो गया, धान खरीदी 2500 हो गया, कोदो कुट की रागी के समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था, मक्का खरीदी की व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो जितने लघु उपज है उसकी भी खरीदी की व्यवस्था। और उसके बाद साथ उसके बहुत सारे जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका फैक्ट्रियां भी हमने खोल दी। काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, इमली प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगा है। तो ये लोगों को रोजगार भी दे रहा है और जो संग्राहक है, उत्पादक है, उसको कीमत भी ज्यादा मिल रहा है। फिर तीसरा विषय आता है लोगों को स्वास्थ्य। लोग यहाँ उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, मच्छर के प्रकोप से, मलेरिया से, डेंगू से लोगों की मौत होती थी। अब वो बीते दिनों की बात हो गई है। सब जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हमने जाल बिछा दिया है। अब हाट बाजार में ही इलाज होने लगे हैं। फिर शिक्षा है, 15 साल में प्रदेश में 3000 स्कूल बंद किए थे। बस्तर में भी स्कूलें बंद थी। 300 से अधिक स्कूल जो नक्सल दूरस्थ अंचल, मतलब जो दूर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहां स्कूल हमने खोल दिए। फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला। तो शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तो लोगों के, और उसके साथ साथ जो यहाँ की जो संस्कृति है, विशिष्ट पहचान है बस्तर की। यहाँ की देवगुड़ी है, पेनगुड़ी है, माता गुड़ी है, और फिर यहाँ की गोटुल है। सबका निर्माण थोड़ा बहुत नहीं, करीब 2500 हमने देवगुड़ी बनवाया है। गांव-गांव में बना दिया। एक एक गांव 2-2, 3-3 जो देवगुड़ी थे, आदिवासियों का आस्था केंद्र, उसको हमने बढ़िया बनाया, पट्टा भी नहीं। तो और उसके यहाँ पर आसना गांव है, जहां बादल संस्था हमने बनाई है, जो उनकी जो सांस्कृतिक जितने भी है, नृत्य है, संगीत है, गीत है, उनकी भाषाएं हैं, उनके गाने हैं, औजारे हैं, सबको संग्रहित करने का काम। और वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वहां वर्कशॉप भी लगता है बढ़िया। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया है। तो इससे बस्तर में बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। कोई सोच सकता था वहां बच्चे भी मेरिट में आएंगे, लेकिन ये बदलाव हुआ है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी, प्रणाली भी हम लोगों ने लागू किया है। तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास सरकार पे बनी। उसके जो जल जंगल जमीन की बातों करते थे, वो जमीन फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा, सामुदायिक दावे का पट्टा, और साथ ही वन संसाधन अधिकार, सब हम लोगों ने दिया आदिवासियों को, बस्तर के लोगों को। तो
बहुत मुश्किल से भरोसा जीता जाता है और वो लगातार इन 5 वर्षों में हम लोगों ने किया है। तो बात भरोसे की है और भरोसा जीतने में हम लोग सफल रहे हैं की बात है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया प्राउड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोग छत्तीसगढ़िया बात करते हैं, हम पहले भी आए हैं तो इस तरीके का प्राउड, इस तरीके का गर्व लोग छत्तीसगढ़िया होने पे नहीं फील करते थे। ये आपका मोटिव क्या रहा है? क्योंकि आपके 5 साल के इस कार्यकाल में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़िया इस संस्कृति की आपने बात की है, इंटरनेशनल आपने फेस्टिवल आदिवासी यहाँ पे करवाया, इसके पीछे मोटिव आपका क्या था? मुख्य रूप से बात यह है कि देखिए, आपके पास धन हो जाए, संसाधन हो जाए, शिक्षा हो जाए, लेकिन जो आत्मगौरव है, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस संस्कृति जहां हम लोग पले बढ़े हैं, तो उस पे हम लोगों को गर्व करना चाहिए। जैसे हम भारत देश पे गर्व करते हैं, तो छत्तीसगढ़िया होने पे भी गर्व होना चाहिए। तो यहाँ उस जितने भी तीज त्योहार है, खान पान है, खेल कूद है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन, फिर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, रामायण महोत्सव का आयोजन, तो इस प्रकार के जो युवा महोत्सव हम कराते हैं, तो उससे लोग जुड़ते हैं और प्राउड फील करते हैं। तो हमने वो किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पशुधन, गोबर बेच के, गाय मूत्र, गौमूत्र बेच के, और जो आपने बाजार भी एक सी मार्ट करके बाजार आपने कर दिया, इसके पीछे आपका क्या मकसद था? और बाजार भी उपलब्ध आप करवा रहे हैं, खासतौर पे गोबर भी खरीदी और गौमूत्र भी खरीदी, ये जो है पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ। क्या सोच के किया? देखिए, एक तो ये जो समस्या थी जो आवारा पशु की, उसके कारण से फसल बचाना मुश्किल, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है और डेयरी लगातार घाटे में जा रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका समाधान ढूंढा कि यदि गोबर खरीदें तो जो दूध अनुत्पादक जितने मवेशी हैं, उसका बोझ दूध उत्पादक मवेशी पे पड़ता है, तो उसको कम करने का काम तो गोबर खरीदो, क्योंकि दूध उत्पादक हो अनुत्पादक हो सब गोबर तो देंगे ही। तो वो हमने खरीदी शुरू की। उसके कारण से क्या हुआ कि फसल चराई अब बहुत कम हो गया है, सड़कों पे मवेशी जो दिखाई देता था उसमें बहुत कमी आई है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कमी आ गई। फसल चराई करीब करीब समाप्त हो गया है, आराम से एक फसल ले पा रहे हैं, उसके लिए रात जागना नहीं पड़ता, खेत की उस प्रकार से रखवाली नहीं करनी पड़ती जैसे पहले करना पड़ता था। तो वो समाधान हमने ढूंढा। फिर गौमूत्र भी हम लोगों ने किया, तो उसके पीछे भी उद्देश्य ये है कि मवेशी के घर में बांध के रखे लोग, और उसको हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया, गो कास्ट में बदल दिया, गमला बनाया, दिया बनाया, तो उससे लोगों को रोजगार मिला। लगभग 18,000 जो हमारे समूह हैं उसमें 2 लाख महिलाएं, उसको रोजगार मिल रहा है सर। और वहीं जो गौठान बनाए हैं उसमें सब्जी बाड़ी भी लगा दिए हैं, वहाँ मशरूम उत्पादन भी हो रहा है, वहाँ मछली पालन भी हो रहा है, कई गौ पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं। तो सब प्रकार की गतिविधि हम लोग संचालित कर रहे हैं, उससे लोगों का आय में वृद्धि भी। लेकिन धान खरीदी, देखिए सवाल बड़ा लाजमी है कि क्योंकि कहते हैं कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है और सत्ता की चाबी धान से ही निकलती है। यहाँ पर धान खरीदी भी आपने शुरू कर दी है, जो आप उचित मूल्य, पहले आपने 2500 की बात हुई थी, 2640 तक आपने पिछली बार दिया है। तो धान खरीदी 1 नवंबर से जो आपने शुरू किया है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? देखिए, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और जो हमारे अन्नदाता है उसकी आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी शासन काल में एकदम से खराब हो गई थी। तो ऐसे स्थिति में खेती को लाभदायक धंधा बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो आकर्षक मूल्य है उसको दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा 2500 रुपए दे रहे हैं, ये बोनस है, समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी ज्यादा देंगे तो बोनस है, इसके हम आपको अनुमति नहीं देते, आपका चावल नहीं खरीदेंगे, जो आपको जो केंद्र से सहायता मिलती है वो बंद कर देंगे। वो सब चला। तो उस बीच में फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, तो जो धान छोड़ के दूसरे खेती करेंगे उसको 10,000 और जो धान खेती करते हैं उसको 9,000। तो अब इस साल, तो पिछले साल जो धान बेचे हैं वो 2640 और 2660 रुपया है। अब इस साल और बढ़ेगा वो। तो ये इससे हुआ ये कि 2017 में 12 लाख किसान धान बेचे थे
इस साल रजिस्ट्रेशन 26 लाख का है, मतलब पिछले साल 24.5 लाख किसान धान बेचे। चुनौती तो बढ़ गई होगी। नहीं, अच्छा लगता है ये। यदि देखिए, ये तो रिवर्स माइग्रेशन है। 12 लाख के किसान के बदले अब 24.5 लाख किसान 5 साल में 2 गुना से भी अधिक हो गया। और खेती की तरफ लौटे हम। उत्पादन जो 56 लाख था वो 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। अब इस साल तो 20 क्विंटल कर दिए तो 125 लाख क्विंटल तक जाएगा। तो अब उससे लोगों को रोजगार बढ़ा, आय में वृद्धि हुई। तो खेती भी अब लाभ का धंधा हो गया और गौपालन भी अब लाभ का धंधा हो गया। लघु उपज भी लाभ का धंधा हो गया, लघु मतलब जो संग्रहण करते थे। तो आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती। कोरोना काल में एक नारा आया, भूपेश है तो भरोसा आया। जनता की तरफ से ये नारा आया, हम जहां भी जाते थे तो भूपेश है तो भरोसा है, वो नारा उधर से आया था। उसके बाद हमने देखा कि आपने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, फिर से आप एक बार किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। तो सवाल अभी उठता है कि इस बार क्यों? यही है कि कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में किसान उसे जूझे, और फिर अभी किसान को और मजबूती देना है, आर्थिक रूप से और संपन्न होना चाहिए, इसलिए हमने किसानों के ऋण माफ किया है। तमाम उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन ईडी की छापेमारी बहुत हो रही है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप लगातार ये कहते भी रहे हैं कि ईडी एक नया पॉलिटिकल पार्टी है, जो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या अभी भी आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी बी टीम नहीं है, उसका एक विंग है। जैसे कांग्रेस की यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई जैसे होता है ना, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अभी ईडी आईटी है वो पॉलिटिकल विंग बन गए हैं। और अभी देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ, थोड़े दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, और छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से ये लोग कर रहे हैं, आईटी ईडी घूम रहे हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत कमजोर है, उसे आईटी और ईडी का सहारा लेना पड़ रहा है। और अधिकारियों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को डराने धमकाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जी, ये तो आपने एक बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह वो भी काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार हमने घोषणा देखी है, मुझे लगता है कि अगर लागू आपने कर दिया तो देश में पहली बार होगा, केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई, आप डॉक्टर बनिए या आप कोई इंजीनियर बनिए, नर्सिंग में जाइए, डिप्लोमा कीजिए। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये कहाँ से आपने ये सोचा और ये इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मैं लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण करता हूँ और बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग हैं, और उसके बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेधावी रहते हैं और उसका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन फीस के नहीं पटाने के कारण से वो एडमिशन ले नहीं पाते। एडमिशन फीस इतना होता है, ट्यूशन फीस इतना होता है। तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाना है, तो फिर इसमें पढ़ाई, शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिससे लोगों के परिवारों के स्थिति में बड़ा परिवर्तन आता है। तो शिक्षा के प्रति लोगों के रुझान तो है, लेकिन अर्थाभाव के कारण से वो इसको पूरा नहीं कर पाते। बच्चे सपने अधूरे रह जाते हैं, माता पिता के सपने अधूरे टूट जाते हैं माता पिता। तो हमने कहा कि शिक्षा को फ्री कर दें, चाहे वो केजी पढ़ाई करें, पहली प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर वो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज है, और चाहे और दूसरे नर्सिंग कॉलेज है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सब में फीस मतलब मुफ्त में पढ़ाई होगी। लेकिन हम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करें, हमने कई जगह जाके दौरा किया, वहाँ पे हमने देखा, अपनी रिपोर्टिंग की, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम को लेकर छात्रों में बड़ी जागरूकता दिखी। कई ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूलों से जो इंग्लिश मीडियम, ये कितना बड़ा जो है आप लोगों के लिए योग्य सिद्ध हो रहा है, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मैं बस्तर भी गया, सरगुजा भी गया, कोई भी क्षेत्र गया तो केवल एक ही मांग रहती थी, 2 मांग करते थे। एक तो हमारे लिए बैंक खोल दीजिए, क्योंकि अब पैसा आ गया है तो पैसा निकालने के लिए बैंक चाहिए, दूर जाना पड़ता है। पहले तो लोन लेने के लिए जाते थे, अब पैसा निकालने के लिए जाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल दे, तो अभी 753 स्कूल हमने खोले हैं
अब इसमें जो 6000 जो हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है सबका अपग्रेडेशन करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार मॉडल स्कूल बनाना है सभी स्कूलों को, शानदार, ताकि जो हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी की व्यवस्था होगी, अंग्रेजी पढ़ना चाहे उसके लिए अंग्रेजी की व्यवस्था होगी। लेकिन एक बात बताइए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना से लेकर चिट्ठी तक भेज दी यहाँ के विकास कार्य के लिए, उसका कोई फायदा हुआ, कुछ उधर से रिस्पांस आया क्या? हाँ, उसके बाद ईडी आईटी की छापा ज्यादा पड़ने लगे, यही है। मतलब आपने चिट्ठी लिखी विकास के लिए, उधर से ईडी उन्होंने भेज दिया, ऐसा क्यों? इनका क्या मकसद था? मेरे जन्मदिन में जैसे मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी के यहाँ छापा डाल दिए, मेरे जन्मदिन का तोहफा मिला। लेकिन एक और बड़ा सवाल लाजमी है, इस बार हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की सभा में आपने कहा कि महिलाओं के लिए हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे सिलेंडर में। महिलाओं को के उत्थान को लेकर तमाम आपने कार्य यहाँ पे शुरू किए, योजनाएं आपने शुरू की, ये सिलेंडर वाली क्या है स्कीम है? देखिए, घर तो महिलाओं चलाना होता है। अब वो जो घरेलू जो बजट है, केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, चाहे वो दाल में हो, चाहे सब्जी में हो, चाहे आपके डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बात करें, तो उससे उनका अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है। फिर लोगों के जो भोजन की थाली में वो सामग्रियां कम होती जाती है, रोटियां कम होती जाती है, सब्जियां कम होती, दाल कम हो जाता है। तो हमने कहा कि इससे अब वो तो बढ़ाने पे तुले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने प्रदेश के लोगों के घरेलू अर्थव्यवस्था न बिगड़े, इसलिए देखिए, एक तो हमने राशन में 35 किलो चावल, नमक और आदिवासी अंचलों में दाल, ये हम दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं, है ना। तो वो तो मिल रहा है उनको, हर परिवार को 35 किलो चावल मिलता है छत्तीसगढ़ में। दूसरा, अब 200 यूनिट तक की बिजली बिल आएगा नहीं, मतलब हमारे यहाँ 49 लाख मीटर है, उसमें 42 लाख परिवार को बिजली बिल आएगा ही नहीं, और 7 लाख लोगों के लिए आएगा बिजली, तो बिजली में भी उसको लाभ मिला। फिर रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि लोग सिलेंडर रिफ्यूलिंग कराना बंद कर दिए, तो उसको उसमें हमने सहायता दे दी, 500 रुपये प्रति सिलेंडर जब रिफ्यूल करेंगे तो आपको 500 रुपये आपके खाते में चला जाएगा। कका जिंदा है और कका दबंग भी है। लेकिन अब सवाल सियासी पूछ लेते हैं। आप लोगों ने 18 महिलाओं को टिकट दिया, 22 लोगों के अपने टिकट काट दिए, जिनके टिकट कटे हैं उनमें सामंजस्य बैठाने की एक बड़ी चुनौती मानते हैं? बहुत सारे लोग अब तो पार्टी काम में लग गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि उनके अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी ने उनको फिर अन्य क्षेत्रों में लगा दिए हैं, अलग कई जिम्मेदारियां उसको दी गई जो चुनाव समय जो जरूरी होता है, कार्यकर्ताओं को संभालना है, मैनेजमेंट करना है, दौरे कार्यक्रम बनाने हैं, खुद भी जाए, दूसरों को भी कार्यक्रम बनाना है, तो उस प्रकार से काम में खुद लग गए हैं बहुत सारे हमारे विधायक, बहुत सारे लग गए, कोई चुनौती नहीं, थोड़ा बहुत है, 2-4 लोग नाराज हैं, कोशिश अभी भी है कि मना लें। लेकिन एक और सवाल बड़ा लाजमी है कि हम देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में धुआंधार आप प्रचार कर रहे हैं, टारगेट 75 पार का आपने दिया है, इस बार का क्या टारगेट है? क्योंकि जो बागी हुए हैं, खासतौर पे जो 2-4 आप बता रहे हैं, अब टारगेट बदला है या बढ़ा या कम हुआ है? देखिए, पिछले सवाल में से एक छूट गया था कि 18 महिलाओं को हमने टिकट दी, मतलब 20%, जहाँ 30% की बात हो रही है, हम 20% अभी पहुंच गए हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भी पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व परसेंटेज वाइज। तो अभी जो नारा चल रहा है और जो बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए उसको पूरा नहीं किया, चाहे 2100 रुपये में धान खरीदने की बात हो, 300 रुपये बोनस की बात हो, आदिवासियों की जर्सी गाय देने की बात हो, 1-1 दाना धान खरीदने की बात, बहुत सारे वादे उन्होंने किया था। आदिवासी परिवार में हर को सरकारी नौकरी देंगे, ये वादा उन्होंने किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, तो उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमने 5 साल विपरीत परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े रहे, उसका आर्थिक स्थिति सुधारा, शैक्षणिक स्थिति में बदलाव लाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ, संस्कृति में बड़ा काम हुआ, तो भरोसा बना है। तो ये है कि हमारी गारंटी का भरोसा है, हाँ। लेकिन उसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। आपकी गारंटी का भरोसा है, तो हमारे दर्शकों को और छत्तीसगढ़ की जनता को आप बता दीजिए कि इस बार आपकी सरकार बनेगी, कका अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो धान खरीदी कितने की होगी? भाई, इस समय तो देखिए
हम लोग तो अभी 2640 में पिछले साल खरीदे थे, अब ये जाएगा 2800 का आसपास जाएगा। फिर राहुल जी बोले 3000, 3200 लगातार बढ़ते जाएगा। यानी ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस पे कुछ खुलकर नहीं बोल रही है और आप लगातार हर रैली में, हर जनसभा में कह रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे कास्ट सेंसस के मद्देनजर। इसको आप भारतीय जनता पार्टी बोल क्यों नहीं रही है? देखिए, उनको वो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। जब कास्ट सेंसस कराएंगे तो हमारे अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़े वर्ग में अनेक जातियां हैं और उन जातियों के अपर क्लास में भी अनेक जातियां हैं। तो विकास के दौड़ में कौन सी ऐसी जाति है जो पीछे छूट गया है, कौन कौन सी जातियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में, तो उन सब के लिए आखिर फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजना बनाएगी ना कि हाँ ये लोग पीछे छूट गए, इनके लिए हमको करना चाहिए। इसका समाज का आपने बहुत बड़ी बात कही कि समाज में जो भागीदारी है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। हाँ। ये बात बिल्कुल सही बात है। मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, राजनीति है, तो उसमें उन लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, हम जब घूम रहे हैं चारों तरफ तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट को लेके है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन मुख्यमंत्री को लेके कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती है। हर आदमी कहता है कि भूपेश बघेल को वापस आना चाहिए। ये छवि बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ी और लोगों से जुड़ के काम किए और लोगों ने हाथों हाथ लिया जो निर्णय लिए, तो इस कारण से ये भरोसा बना। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कितनी सीटें जीतेंगे बस्तर में और समूचे छत्तीसगढ़ में? देखिए, पूरे प्रदेश में कह सकता हूं कि 75 पार ही होगा। कम बेसी बिल्कुल नहीं। 75 पार। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और लगातार बस्तर रीजन के भीतर पसीना बहा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को लगातार ये गिना रहे हैं और जो इस बार वादे किए जा रहे हैं वो वादे बहुत महत्वपूर्ण हैं छत्तीसगढ़ के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए। एक बार फिर से इन्होंने वो बात कह दी कि आंकड़ा तो 75 के पार ही जाएगा। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर।